हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कारण द्रव्य जिसका नाम है काल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है काल की व्युत्पत्ति। तो ककार और लकार तथा अकार, इन सब से काल शब्द उत्पन्न हुआ है। मतलब ककार का क, अकार का आ और ली धातु के लकार से ल, इनसे क्या बना है? काल शब्द। क प्लस आ प्लस ल, काल। तो काल का अर्थ क्या होता है? जो निरंतर गतिशील होता है और जो क्षण भर भी नहीं रुकता, मतलब 1 सेकंड के लिए भी जो नहीं स्टॉप होता, इसलिए उसे काल कहते हैं। इसके पर्यायवाची आते हैं भगवान, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो जिसकी उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है, स्वयंभू खुद से उत्पन्न होने वाला, और भगवान माना गया है। इसके लक्षण में सबसे पहले तर्क संग्रह जी के अनुसार अतीत आदि व्यवहार हेतुर्कालः स चैको विभुर नित्यश्च। अतीत आदि, अतीत मतलब क्या होता है? हमारा पास्ट, जो समय बीत चुका है। तो बोलते जो अतीत आदि, ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य में होती है। मतलब अतीत आदि मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये जो अतीत आदि का समय, ऐसा व्यवहार के जो असाधारण कारण को काल कहते हैं। मतलब जिस द्रव्य में ये चीज़ का हमें पता चलता है कि ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का ज्ञान करवा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? काल। स चैको विभुर नित्यश्च। स चैको मतलब यह एक है, विभु है और नित्य है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जी के अनुसार यह इससे छोटा है या दोनों एक साथ पैदा हुआ है चिर या शीघ्र, ये प्रतीतियां काल के लिंग हैं। मतलब यह इससे छोटा है या दोनों एक साथ। छोटा है का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म, मतलब किसी एक का जन्म दूसरे के जन्म के बाद हुआ है, तो जो दूसरा जन्म वाला है, मतलब जिसका बाद में जन्म हुआ है, वो पहले वाले से छोटा होगा। तो ये किससे हमें पता चलता है? काल से, टाइम से। तो इसलिए यह छोटा है। ऐसे लक्षण किससे मिलते हैं हमें? काल में। पूर्व पश्चात का अभिप्राय जिस द्रव्य से होता है उसे काल कहते हैं। पूर्व पश्चात मतलब पहले का और बाद का। ये उससे पहले है, ये उससे बाद में है। तो ये किससे पता चलता है हमें? काल से। किसी का चिर मिलना या हाल में ही मिलना भी काल का लक्षण है। चिर मतलब बहुत समय पहले, और हाल में मतलब अभी में। तो ये जो मिलने का व्यवहार है कि वो बहुत पहले मिला था, अब बाद में मिलेगा, या अभी मिला है, तो ये किससे पता चलता है हमें? काल के अनुसार। उसके बाद दो समान वस्तुओं में पूर्व पश्चात के अंतर से भिन्न दिखाने के लिए जिस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है उसे काल कहते हैं। फिर आता चरक संहिता के अनुसार कालः पुनः परिणाम उच्यते। कालः पुनः परिणाम उच्यते। यहाँ पर परिणाम, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, निष्कर्ष निकलना। तो काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम से जरा और मृत्यु, जरा मतलब वृद्धावस्था, और मृत्यु मतलब डेथ। तो जो हमारी स्टेजेस आती हैं लाइफ की, बाल्यावस्था, जरावस्था, यौवनावस्था, उसके बाद जरावस्था के बाद मृत्यु होती है। तो ये स्वाभाविक, ये जो लक्षण होते हैं ये काल के अधीन है, टाइम के अनुसार होता है। तो इसलिए इसको परिणाम कहा है। मतलब 60-70 के बाद बंदे ने बूढ़ा होना है, जरावस्था में जाना है, उसके बाद डेथ हो जानी है। तो ये टाइम के अनुसार है, काल के अधीन है। तो काल को परिणाम, रिजल्ट कहा गया है। उसके बाद आता है सुश्रुत संहिता के अनुसार सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है। चेतन मतलब जिसमें आत्मा है, चेतनता, चेतना धातु है जिसमें। तो जितने भी चेतन विषय हैं बोलते हैं उन सबका एक दिन अंत होता है, जो काल के अधीन है। इस कारण काल सभी को एक समूह में बांधे रखता है। काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है हम बोलते हैं मृत्यु आ रही है, टाइम आगे जाई जा रहा है, तो मतलब मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं, मृत्यु के समीप जा रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू आदि मध्य निधन। मतलब काल को स्वयंभू कहा है, भगवान, काल को ही भगवान कहा गया है। स्वयंभू किसी से उत्पन्न नहीं होने वाला, खुद से उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। और जिसका कोई, ये अनादि है, अमध्य है और अनिधन। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसका कोई मध्य, कोई मिडल पॉइंट नहीं है, और जिसका कोई अंत नहीं है।
अंत नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? काल। तो सुश्रुत जी ने क्या बोला? कालो ही नाम भगवान स्वयंभू अनादि अमध्य अनिधन। उसके बाद आते हैं गुण। तो प्रशस्त पाद जी के अनुसार तस्या गुणा संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभागा। तस्या गुणा, कितने गुण हैं इसके? 5 गुण हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। सबसे पहले संख्या, तो काल संख्या उसकी एक ही है, पर उपाधि भेद से, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेज में, अवस्था में इसके काफ़ी सारे भेद हो जाते हैं। तो उपाधि भेद से इसके अनेक भेद होते हैं। परिमाण, काल विभु होता है, अतः उसका परिमाण महत्व है। महत्व मतलब बहुत बड़ा, विभु मतलब सर्वव्यापक, सभी जगह टाइम प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका जो परिमाण महत्व माना गया है, बहुत बड़ा, विशाल। परिमाण मतलब साइज, मान। पृथकत्व मतलब ये अन्य 8 कारण द्रव्यों से अलग है। और संयोग और विभाग मतलब इसका भूतकाल से विभाग। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, और वर्तमान से संयोग होता है, जो जो समय आ रहा है, जो हमारा चल रहा है टाइम, उससे हमारा संयोग होता है। और भूतकाल, जो समय बीत चुका है, उससे विभाग होता है। विभाग मतलब अलग होना। काल के भेद। काल एक है, पर उपाधिक भेद से इसके अनेक प्रकार हैं। उपाधिक मतलब किसी विशेष अवस्था के अनुसार। तो पहले हम करेंगे काल के जो भेद हैं, वो नित्य और अवस्थी। नित्य मतलब जो रेगुलर चल रहा है, हमारा दिन रात क्षण मुहूर्त वाला, माह वर्ष इत्यादि, ये जिस रूप में ये काल चल रहा है उसे नित्य काल बोलते हैं। और अवस्थिक मतलब जो किसी रोग की, विकार मतलब रोग, जो रोग की अपेक्षा से अवस्थिक काल है, उसे अवस्थिक काल कहा जाता है, जो रोगी की अवस्था विशेष पे डिपेंड है। मतलब कोई बंदा बीमार हो गया तो वो जो उसका काल होगा वो अवस्थिक काल माना जाता है। जैसे वृद्ध अवस्था में वातिक रोग आते हैं। उसके बाद पुनः काल के 2 भेद किए गए हैं, संवत्सर और आतुर अवस्था। तो संवत्सर मतलब जो दक्षिणायन और उत्तरायण वाला, दो दो प्रकार से हैं, वो संवत्सर वाला ही है। संवत्सर मतलब होता है वर्ष, 1 ईयर। और आतुर अवस्था, तो संवत्सर को 2 भेदों में बांटा गया है पुनः, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन उत्तरायण 2 अयन के भेद से हैं, जो हमारे ऋतुओं विशेष पे डिपेंड करते हैं। तो एक होता है दक्षिणायन, एक होता है उत्तरायण। उत्तरायण मतलब जहाँ पर सूर्य की जो गर्मी है, उष्णता है, वो बढ़ रही है। और दक्षिणायन मतलब जहाँ पर चंद्रमा का जो शीतलता है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के काल अयन भेद से होते हैं। उसके बाद ऋतु के भेद से 6 प्रकार के काल हैं। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। 6 ऋतुएं हमारे पास, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो इसको एज इट इज़ याद करना है। ऋतु भेद से 6 प्रकार का काल होता है। फिर आता है मास के भेद से। मास मतलब मंथ के भेद से। तो 12 प्रकार का है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। तो चैत्र और वैशाख, चैत्र इज़ मार्च अप्रैल, वैशाख इज़ अप्रैल मई, ज्येष्ठ इज़ मई जून, फिर जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, फिर जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। इस प्रकार से हमारे पास 12 मंथ्स जो हैं वो होते हैं। सुश्रुत के अनुसार काल का विभाजन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद करना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है मात्रा, जिसको हम निमेष बोलते हैं, मतलब पलक झपकने का समय। तो 15 मात्रा मिलके एक काष्ठा बनाती है। इस प्रकार से 30 काष्ठा मिलके एक कला, और 30 कलाएं मिलके एक मुहूर्त। जो एक मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है। इस प्रकार से एक दिन में, अहोरात्र मतलब एक दिन, मतलब एक दिन और रात, अहोरात्र जिसमें 24 घंटे का जो समय है, उसमें 30 मुहूर्त बनते हैं। अगर 48 मिनट का एक मुहूर्त है तो इस प्रकार से 24 घंटों में 30 मुहूर्त बन जाते हैं। फिर 15 अहोरात्र मिलके 15 दिन, मतलब मिलके एक पक्ष बनेगा, 15 दिन का समय, दिन रात है एक्चुअली। फिर 2 पक्ष मिलके एक मास, मतलब एक मंथ। तो 15-15 दिन का समय मिलाएंगे तो 30 दिन बन जाएंगे, तो वो क्या होता है, एक मंथ। इस प्रकार से 12 मास मिलके एक संवत्सर, जिसको वर्ष बोला जाता है। पुनः
2 मास बनाएंगे तो एक ऋतु बनेगी, 3 ऋतुएं मिलेंगी तो एक अयन बनेगा, और 2 अयन मिलेंगे तो एक वर्ष बनेगा। इस प्रकार से 5 वर्ष मिलके एक युग बन जाता है। तो इसको एज इट इज़ याद करना है, और याद करना ज़रूरी है, पेपर में लिख के आना है। अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है काल का चिकित्सक महत्व। तो कई बार पेपर में अकेला चिकित्सक महत्व पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सा में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्मा, ये सब किसके अधीन है? काल के अधीन है। मतलब दिनचर्या, अपनी डेली रूटीन कैसे रखनी है, ऋतुओं के अनुसार कैसे हम अपना आहार विहार अपनाना है, तो ये सब काल के साथ पता चलता है। मतलब जैसे जैसे काल आगे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चेंजेस आते जाते हैं। उसके बाद आता है षट क्रिया काल का महत्व रोग निदान की दृष्टि से है। मतलब जो हमारे पास षट क्रिया काल है, संचय, प्रकोप, प्रसर, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, फिर व्यक्तावस्था और भेदावस्था। इस प्रकार से ये जो हमारे पास षट क्रियाओं का समय है, उसमें काल का बहुत महत्व है। तो ये रोग निदान की दृष्टि से, मतलब जब हमने किसी पेशेंट की चिकित्सा करनी होती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोग किस अवस्था में है। वो संचय अवस्था में है, प्रकोप अवस्था में है, या प्रसर अवस्था में है। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रसर नहीं है, यहाँ पे प्रशम आएगा। प्रशमन, प्रशमन मतलब सबसाइड हो गया। तो इसको ठीक कर लेना प्लीज़। यहाँ पे आएगा प्रशमन। तो संचय, प्रकोप, प्रशमन। हमारे पास 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के अनुसार हमें हमारे दोषों का संचय किस ऋतु में होगा, प्रकोप किस ऋतु में होगा, और प्रशमन सबसाइड किस ऋतु में कर जाएगा, इसका हमें पता चल जाता है ऋतु के अनुसार। तो ये काल के अधीन है। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले 6 ऋतुएं लिखनी है आपने। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। 6 ऋतुएं लिख ली। फिर संचय, प्रकोप, प्रसर का हेडिंग डाला। सबसे पहले आएगा कफ, कफ, कफ। फिर एक लाइन छोड़नी है हमने, वात, वात, वात। फिर उसके साथ ही पित्त, पित्त, पित्त। तो याद करने का तरीका है, शिशिर जो है वो जैन फेब का मंथ है, उसमें दिसंबर जैन का। तो इस ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कफ का संचय होना शुरू होता है, क्योंकि हम गुरु आहार विहार का उपयोग करते हैं, कफ वर्धक आहार का। तो कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसका प्रकोप होता है वसंत ऋतु में। फरवरी मार्च के मंथ में इसका प्रकोप होता है। और ग्रीष्म, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, समर सीजन आते हैं, तो कफ जो है वो सबसाइड कर जाता है, इसका प्रशमन हो जाता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो संचय होगा वात का। और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो जाता है, और शरद ऋतु में वात का प्रशमन हो जाता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जो वर्षा का जल है वो अम्लीय भाव को प्राप्त होता है, इसलिए पित्त का संचय होता है। और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, और हेमंत ऋतु में पित्त का प्रशमन हो जाता है, क्योंकि सर्दी बढ़ जाती है हेमंत ऋतु में। उसके बाद आता है चिकित्सा निर्धारण हेतु काल का महत्व। तो जो अवस्थाओं के अनुसार काल है वो चिकित्सा निर्धारण में उपयोगी होता है। जैसे बाल्यावस्था में जितने भी कफज विकार हैं वो होते हैं। तरुण अवस्था जो है वो पित्त के प्रकोप को इंडिकेट करती है। और वृद्ध अवस्था जो है वो वात के कारण आती है। मतलब जब वृद्ध अवस्था आएगी तो वात वाले विकार ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से चिकित्सा का जो निर्धारण है, हम अपनी अवस्थाओं के अनुसार जो अवस्थिक काल है उसको देखकर पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है औषध सेवन काल में जो है काल का महत्व। तो औषध सेवन मतलब जो हमने औषध यूज़ करनी है, जो जो भी हमने कोई भी ड्रग लेनी है, उसमें भी काल का बहुत महत्व है कि हमने किस प्रकार से कोई भी मेडिसिन जो है वो खानी है। जैसे अभक्त मतलब खाली पेट खानी है, प्राभक्त मतलब भोजन के पूर्व, भोजन के पहले खानी है, मुहर मुहर मतलब बार बार पुनः पुनः खानी है, सभक्त मतलब भोजन के साथ खानी है, सग्रास मतलब ग्रास के साथ, मतलब प्रत्येक बाइट, जितनी भी हमने बाइट लेनी है खाने की उसके साथ खानी है। इस प्रकार से औषध सेवन काल में भी जो है काल का महत्व हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद आता है व्याधि की साध्य असाध्यता हेतु। तो 3 वर्ष पुराना अर्दित, अर्दित मतलब होता है पैरालिसिस। तो बोलते जो 3 इयर्स पुराना पैरालिसिस हो जाए वो असाध्य मतलब अनक्योरेबल हो जाता है। उसके बाद 10 साल पुराना गुल्म, गुल्म मतलब होता है ट्यूमर।
तो बोलते 10 साल पुराना गुल्म जो है वो साध्य है। दीर्घकालिक रोग जो हैं वो असाध्य हो जाते हैं। दीर्घकालिक मतलब जो काफ़ी पुराने हो, जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। एक्सेप्शन है इसमें गुल्म। गुल्म को छोड़कर जितने भी बहुत टाइम से चले आ रहे हैं रोग, वो सारे असाध्य हो जाते हैं। तो इस सब में हमने किसका पता चलता है? काल का। मतलब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है किसी व्याधि से पीड़ित, तो उसमें हमने उसकी असाध्यता या साध्यता का ज्ञान करना है कि इसको हमने ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें काल का बहुत महत्व है। जैसे अगर हमारे पास 3 वर्ष पुराना पैरालिसिस का पेशेंट आता है, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो असाध्य है। इसलिए हमें काल के व्यवधान से चिकित्सा का महत्व पता चलता है कि इस पेशेंट की हमने चिकित्सा करनी है या नहीं करनी। उसके बाद आता है जनपदोध्वंस के 4 कारणों में सबसे प्रमुख कारण काल का ही है। तो जनपदोध्वंस का मतलब होता है जनपद। जनपद मतलब एक ही समय में, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों की एक ही बीमारी के साथ जब मृत्यु हो जाती है, उसे हम बोलते हैं जनपदोध्वंस। जैसे कोरोना का टाइम आया था तो वो भी जनपदोध्वंस था। मतलब एक ही समय में, एक ही जगह पर, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों की एक ही व्याधि से जब मृत्यु हो जाती है, तो उसे जनपदोध्वंस बोलते हैं। तो इसका एक चैप्टर है सूत्र स्थान में, चरक विमान स्थान में, जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस चैप्टर में हमें 4 कारण बताए हैं जनपदोध्वंस के। जो कारण हैं वायु, जल, भूमि और काल। तो बोलते हैं कि जब ये चारों कारण दूषित हो जाते हैं, जब ये चारों कारण विकृत हो जाते हैं, तभी जनपदोध्वंस होता है। उसमें भी सबसे प्रमुख काल को माना है कि बोलते हैं वायु अगर हमारी दूषित हो जाए या विकृत हो जाए, उसको हम ठीक कर सकते हैं, जल को भी ठीक कर सकते हैं, भूमि को भी चेंज करके ठीक कर सकते हैं। पर अगर काल किसी का विकृत हो गया, अगर काल ही माड़ा चल रहा है, तो तब हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे प्रमुख कारण जो जनपदोध्वंस का है वो काल को माना गया है। और लास्ट आता है काल का प्रभाव औषधियों पर भी होता है। जैसे 100 वर्ष पुराना घृत जो है वो काल के प्रभाव के कारण बल्य चक्षुष्य मेद्य हो जाता है। इस प्रकार से जो औषधियाँ हैं उस पर भी काल का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हमने अपना काल चैप्टर जो है, काल का टॉपिक जो है वो भी ख़त्म कर लिया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस बार मैंने हैंड रिटन नोट्स का यूज़ किया है। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। हेलो